नमस्कार दोस्तों, विटनोट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया सेल के बारे में। एक्चुअली में जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। यहाँ पर हम बेसिकली जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो किस तरह की होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। और यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बेसिकली ये किंगडम मोनेरा में आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास भी यहाँ पर डीएनए मौजूद है। और यहाँ पर जो डीएनए है, आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डीएनए है वो क्लोज नहीं है, ये ओपनली जो है सेल के अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि जैसे यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वहां पर जो डीएनए है वो एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर होता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओपनली जो है जो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। यानी साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो उसी फ्लूइड के अंदर जो है ये यहाँ पर उसका जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मौजूद है। अब इसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक और डीएनए मौजूद रहता है, उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है और जो प्लाज्मिड है ये बेसिकली एक सर्कुलर डीएनए है। और ये जो है जो बैक्टीरिया है के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इस तरीके से, क्योंकि जो सपोज कीजिए कि एक बैक्टीरिया है और वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। नॉर्मली जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उनका जो प्लाज्मिड होता है वो जो है उस रेजिस्टेंट जीन को कैरी करता है, जहां पर जो है ये जीन यहाँ पर कैरी होता है। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पर जो बैक्टीरिया इसके पास एक रेजिस्टेंट जीन है, अब ये क्या कर सकता है कि ये बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया को भी जो है इस रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड। एक्चुअली होता है क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है, सपोज कीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है मींस जो प्लाज्मिड है उसको इसके जरिए जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के पास पहुंचा देगा। और इस तरीके से जो दूसरा बैक्टीरिया जो कि इनिशियली जो है रेजिस्टेंट नहीं था मेडिसिन के अगेंस्ट, वो भी जो है अब रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो प्लाज्मिड जो डीएनए होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर जो डीएनए है, ऑब्वियसली बात है कि डीएनए से यहाँ पर आरएनए भी बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन भी यहाँ पर डेवलप होगी, क्योंकि बैक्टीरिया को भी अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पर कई तरह से बैक्टीरिया के काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम्स हैं वो भी अपना पे प्रोटीन होते हैं। जो यहाँ पर जो उसका जो सेल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वहाँ भी जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। और इंटरनली भी जो है बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ पर जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर वो जो है प्रोटीन से बनता है। तो नॉर्मली ऐसा ही जो है हमारी सेल के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म लगभग एक जैसा ही है। यहाँ पर जो है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से यहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो बैक्टीरिया भी सेम ऐसे ही काम कर रहा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसके पास जो है ना कुछ जो है मेसोसोम्स होते हैं, मेसोसोम्स। अभी जो मेसोसोम्स हैं ये क्या है एक्चुअली में ये क्या है कि लिपिड जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में एक वेसिकल्स बना लेती है। ठीक है, ये लिपिड वही है जिससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बनती है। तो इस वेसिकल्स को ही जो है यहाँ पर मेसोसोम्स बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है जिनको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडी। अब ये इंक्लूजन बॉडी जो है ये क्या करती है, एक्चुअली में जो इंक्लूजन बॉडी है ये एक स्टोरेज फॉर्म है। जो बैक्टीरिया है उसके पास कई तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं। तो इनकी जो बैक्टीरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है स्टोर करके रख लेंगे। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है उसके पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रख लेगा। और जो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं उन्हीं को हम इंक्लूजन बॉडी बोल रहे हैं। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पर रख सकता है। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में जो है इकट्ठा करके रखता है। तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी बोल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, बेसिकली जो राइबोसोम है, राइबोसोम ही वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। यही जो है आरएनए के कोड को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड को अरेंज करेंगे और फिर जो है यहाँ पर प्रोटीन तैयार होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वहां पर भी इसी तरीके से काम होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज और देखोगे कि जो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो किस तरीके से यहाँ पर अरेंज है। देखिए, जो इनर आप देख रहे हैं येलो कलर की जो यहाँ पे मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसको हम सेल वॉल बोलेंगे।
इसके ऊपर भी एक और होता है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी दो तरीके से होती है, मीन्स ये एक लूज फॉर्म होती है, इसको स्लाइम बोल देते हैं। इसके अलावा ये क्या है, टफ भी हो सकती है, मीन्स जो आउटर लेयर है वो काफी ठोस भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में उसको हम बोल देते हैं कैप्सूल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मीन्स ये जो तीनों लेयर का जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेल एनवलप। तो एक्चुअल में जो प्रोकैरियोटिक सेल है का जो एनवलप है वो कैसे बना है, वो इन तीन मेम्ब्रेन से बना है। जो इनर है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मिडिल में है वो उसकी सेल वॉल है, और जो आउटर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है। ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि वो लूज फॉर्म में हो सकता है और वो हार्ड फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से ये सेल एनवलप बनता है, और ये जो सेल एनवलप है बैक्टीरिया को हार्श इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जो बैक्टीरिया है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रह लेते हैं, हाई टेम्परेचर भी ये रह लेते हैं, सॉल्टी इन्वायरमेंट में ये रह लेते हैं, जहां पर जो सूखा रहता है वहां भी जो बैक्टीरिया रह लेता है। रीजन क्योंकि ये जो उसका जो आउटर एनवलप है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर जो होगा, लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है फ्लैजिलम। अब यहां पर जो फ्लैजिलम है, अभी जो फ्लैजिलम है और एक आता है फ्लैजिला, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए जो फ्लैजिलम है वो कब बोला जाएगा, जब यहां पर आप सिंगल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसको हम बोलेंगे फ्लैजिलम। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहां पर बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं तो हम उस कंडीशन में उसको बोल देंगे फ्लैजिला। इट मींस फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलम की प्लूरल फॉर्म है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ये भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इनका क्या काम होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? तो ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे, कुछ लंबे होंगे। तो जो यहाँ पर जो लॉन्ग होंगे, तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होंगे इनको बोला जाता है पिली। और ये पिली वही है जिसके जरिए जो है प्लाज्मिड जो है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पिली है वो करेगी क्या, कि सपोज करिए कि एक बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया ये है, इसके पास जो है एक रेजिस्टेंट जीन है प्लाज्मिड के अंदर, और ये इस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया के पास पहुंचाना चाहता है। तो वो इन पिली के जरिए जो है कंजुगेशन बनाएगा पहले तो, और फिर कंजुगेशन के जरिए ही जो है ये प्लाज्मिड जो है सर्कुलर से पहले ये सिंगल राउंड सर्कुलर से सीधा हो जाएगा, और फिर ये जो है यहां से मूव करता हुआ इधर जाएगा और दोबारा से वो सर्कुलर फॉर्म ले लेगा। तो इस तरीके से वो जीन जो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट मींस जो यहाँ पे पिली है उसका काम क्या है, यहाँ पे उसका काम यहाँ पे है कि वो कॉन्जुगेशन बनाए सो दैट कि प्लाज्मिड जो है एक जगह से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर मूव कर पाए। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको फिम्ब्रिया बोला जाता है। और जो फिम्ब्रिया है इनका काम क्या है, फिम्ब्रिया का काम यहाँ पर ये है कि जो बैक्टीरिया है उसको कहीं पर रुकना है, कहीं किसी सरफेस को पकड़ना है, तो वो कैसे करेगा, वो फिम्ब्रिया से करेगा। सपोज कीजिए कोई बैक्टीरिया है और वो किसी सरफेस के साथ में बाइंड होना चाहता है, तो वो बैक्टीरिया यहाँ पे जाएगा और जो उसकी फिम्ब्रिया होंगी वो उससे यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो अपनी पकड़ जो है वहां पर मजबूत बना सकता है इन फिम्ब्रिया की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से अपने जो रोजमर्रा के जो काम है उनको पूरा कर सकता है। यहाँ पर फ्लैजिलम जो है इसका काम यहाँ पर है प्रॉपर कि वो जो बैक्टीरिया है अगर उसको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इस फ्लैजिलम के जरिए जो है मूव कर सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि बैक्टीरिया के पास जो है सब कुछ है, उसके पास अपना डीएनए है, उसके पास अपना राइबोसोम है, प्लाज्मिड है, और उसके पास अपने प्रोटीन्स हैं, एंजाइम उसके पास मौजूद है। इसीलिए हम बैक्टीरिया को एक लिविंग सेल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर वायरस की, तो वायरस जो है ना, वायरस को हम लिविंग नहीं बोल सकते हैं, हम इसको लाइव नहीं बोल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों हम इसको लाइव नहीं बोल रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो सीधा सा है। देखिए बैक्टीरिया के पास सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पूरी मशीनरी है जिसके जरिए वो सर्वाइव कर सकता है। इट मींस बैक्टीरिया अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसके पास ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक्चुअली में इसके पास क्या मिलेगा, इसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है, और उसके बाद कुछ प्रोटीन्स यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन उसके पास वो मशीनरी नहीं है जिसके जरिए वो जो है अपने प्रोटीन डेवलप कर सके, वो रिकम्बिनेशन कर सके। इस तरह का जो उसके पास मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता है। उस चीज के लिए उसे दूसरी मशीन के पास में दूसरे जो बैक्टीरिया हैं या
जो हमारी जो ह्यूमन सेल्स हैं यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हम बात करें अगर यहाँ पर वायरस की, तो वायरस यहाँ पे करता क्या है, जो वायरस होगा ये एक सेल हो गई, वायरस जो है यहाँ से एंटर करेगा। जब ये एंटर करेगा बेसिकली ये अब खुद से एंटर नहीं करेगा, वो केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को, कुछ प्रोटीन्स को यहाँ पर ट्रांसफर करता है। उसके बाद ये क्या करेगा कि जो होस्ट मशीनरी है, प्रोटीन बनाने की मशीनरी है या फिर वहाँ पर रेप्लिकेशन की जो मशीनरी से उसका डीएनए की कॉपी बनेगी, वो सब जो है वो क्या करेगा, होस्ट की जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके करेगा। तो उस तरीके से वो क्या करेगा, पहले तो जो होस्ट है उसकी पूरी मशीनरी को हाईजैक करेगा, फिर अपने प्रोटीन्स और अपने डीएनए की कॉपी करवाएगा और फिर वहाँ पे न्यू वायरस डेवलप होंगे। और जब ये न्यू वायरस डेवलप होंगे तभी बाहर निकल जाएंगे। इसी केस में क्योंकि जो सेल थी, जो होस्ट सेल थी, उसके जो रिसोर्सेज है उसको बुरी तरह से यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है, तो जो होस्ट सेल है वो इस पूरे केस में मर जाती है। तो ऐसा ही जो है वायरस के साथ होता है। लेकिन वायरस इटसेल्फ जो है अगर इसको उस सेल से बाहर निकाल दें तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसके पास खुद का मैकेनिज्म नहीं है रिप्रोड्यूस करने का, उसको उसके लिए दूसरे सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन बैक्टीरिया के साथ ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, हमको इन्फेक्शन कर रहा है, उसका जो पर्पस है वो अलग है। वो जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है उसका पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि वो हमारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगा और अपने प्रोटीन डेवलप करवाएगा, नहीं। वो एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हम न्यूट्रिशन के लिए करते हैं, मतलब कि अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम भोजन की तलाश करेंगे और जहां से हमको भोजन मिलेगा वहां से एक्वायर कर लेंगे उसको। सेम इस तरीके से जो बैक्टीरिया है उसको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, भरपूर है, और इसीलिए जो है बहुत आसानी से वो हमारे अंदर जाके इन्फेक्शन करता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वहां पर ये न्यूट्रिशन लेता है, तो साथ ही क्या करता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करता है, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये हमारे जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। तो इस तरीके से जो है बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस यहां पर नजर आता है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के लिए आ रहा है। तो जो ओवर ईटिंग करेंगे सपोज कीजिए, तो उनकी बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो वहां पर ये बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करेंगे। जबकि हमारी बॉडी जो है जो न्यूट्रिशन है उसको ऐसे ओपनली खोल के नहीं रखती है। आप देखेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज की फॉर्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर और जो बैक्टीरिया आएगा उसे खा लेगा, नहीं। जो ये ग्लूकोज होगा उसको क्या करेगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, फैट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ओके, विच मीन्स उसको ब्लड के अंदर ओपन फॉर्म में ऐसा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको भी वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर बात आएगी हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही जो है इतना अमाउंट में फूड होता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और आसानी से उसको यूज कर लेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। रीजन क्या है, क्योंकि शुगर का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, बॉडी उस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको तो ब्लड में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आसानी से जो है जो न्यूट्रिशन उसको ढूंढ लेगा। इसीलिए जो है हमें ओवर ईटिंग पे, हमें अपने हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। हमें जो है उतना ही फूड को इंटेक करना चाहिए जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जो राशन आता है, हमारे घर में जो राशन आता है, और उसको हम सही से संभाल के ना रखें तो क्या होगा, उसी राशन में चूहे लग जाएंगे। ठीक है ना, चूहे जो है आपके घर में जो है हो जाएंगे, खाना वो जो है फिर वहां पर जो है पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब कर देंगे चीजों को। सेम इस तरह से बैक्टीरिया जो है अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है, जो हमारा जो राशन है जो बॉडी का जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसमें तो चूहे लगेंगे। यहाँ पर जो चूहे की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर तो इन्फेक्शन हो गई होगा। तो हमें ये करना है, अपना फूड ही जो है उतना नहीं लेना है कि सो दैट हमारी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। लिमिट में खाना खाएं जिससे कि जो है हमारी बॉडी जो है उसको मैनेज कर पाए और हम हेल्दी रह पाए। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, आपको जो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी होती है। नॉर्मली यहाँ पर आपने देखा कि सब चीज ओपन फॉर्म में है, सब कुछ खुले में है यहाँ पर, ठीक है ना। एंजाइम्स भी यहाँ पर ओपन में ही पड़े हैं, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो वहाँ पर वो क्लोज रहते हैं। मैं फिर कभी आपको जो है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी बताऊंगा कैसे जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है बहुत ज्यादा एडवांस है, वो कैसे एडवांस है, आखिर उसको जो कंपार्टमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए
जो है मेरे को प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताना था, तो वो तो टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।